लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, यानी कि मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता, ये शब्द किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हालांकि आम जीवन में हमारे लिए लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी बहुत ही सामान्य हैं, लेकिन इनका एक बहुत ही गहरा इतिहास रहा है और इनका जन्म फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ था। और इसी क्रांति के दौरान एक महानायक का भी उदय हुआ जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्टे। तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास के चश्मे से फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्टे को देखेंगे। इतिहास में चाहे कोई भी क्रांति रही हो, उसमें आग लगने से पहले बहुत सारी चिंगारियाँ उठती हैं। ठीक यहाँ भी वैसे ही हुआ। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंसिस्ट यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोध ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फ्रांस में उस समय क्या फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। फ्रांस का लगभग सारे यूरोप में ही मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जिसमें जो मेजर जो हेड होते थे वो किंग होते थे और सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स। क्लर्जी जो होते थे वो बिशप्स होते थे, मोनेस्ट्रीज़ के हेड होते थे, फादर्स होते थे चर्चेज़ के, वो क्लर्जी कैटेगरी में आते थे। इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे अगर फ्रांस की पॉपुलेशन 27 मिलियन थी तो उनमें से 1,30,000 क्लर्जी होते थे और इनके लैंड ओनरशिप 10% थी। वहीं नोबिलिटी की बात करें तो ये 3,50,000 इनकी पॉपुलेशन थी और लैंड ओनरशिप 25 to 30% थी। और इन्होंने बहुत ही क्रूशल रोल इनका रहा था मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमेशा से। लास्ट में आते हैं कॉमनर्स। इनकी जनसंख्या बची हुई जो होती है वो जनसंख्या कॉमनर्स की है और सिर्फ यही लोग ऐसे थे जो कि टैक्स, टहे नाम का टैक्स देते थे, जो कि फ्रांस का एक मेजर टैक्स रेजिम हुआ करता था। इस इमेज में आपको देख सकते हैं पॉपुलेशन, लैंड ओनरशिप, टैक्सेशन के हिसाब से ये ग्राफ बनाया गया है। जो फर्स्ट स्टेट है वो पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, सेकंड स्टेट ग्रीन कलर से और थर्ड स्टेट रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। पॉपुलेशन की बात करें तो 98% ऑफ पॉपुलेशन इन फ्रांस वॉज थर्ड स्टेट, ये थर्ड स्टेट बिलोंग करती थी। सिर्फ 0.5% जो थे वो फर्स्ट स्टेट में थे और 1.5% लोग सेकंड स्टेट के लोग थे, यानी कि नोबिलिटी। लैंड ओनरशिप की बात करें, हमने देखा ऑलरेडी 10% लैंड ओनरशिप जो होती थी क्लर्जी के पास होती थी, 25% लैंड ओनरशिप नोबिलिटी के पास और थर्ड स्टेट के पास यानी कि कॉमनर्स के पास 65% लैंड ओनरशिप थी। यहाँ पर इमेज में डिपिक्ट किया गया है कितना बुरा हाल था कॉमनर्स का, क्योंकि नोबिलिटी और क्लर्जी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सिर्फ कॉमनर्स ही ऐसे लोग थे जिनको टैक्स पे करना पड़ता था और उसके बाद भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता था, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में नहीं थे, क्योंकि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस समय वहाँ पर चल रहा था। अब इन्हीं कारणों की वजह से जो आम जनता थी वो बहुत परेशान थी और अपने सर्वाइवर के लिए भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। साथ ही में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा था, जहाँ 1715 में 2.3 करोड़ पॉपुलेशन था, 1789 में वो 2.8 करोड़ हो गया। और महंगाई भी बढ़ने लगी, क्योंकि राजा क्या करते थे, हमेशा टैक्स बढ़ाते रहते थे और टैक्स बढ़ाने से प्रेशर किसके पे आता था, कॉमनर पीपल के ऊपर, क्योंकि सिर्फ वही लोग थे जो टैक्स देते थे। महंगाई बढ़ती थी और बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता था और इसी के वजह से अमीरों और गरीबों के बीच की जो गहराई थी, जो खाई थी, वो बढ़ती रही। तो जो अभी का कंडीशन है गरीब और अमीर, ये कोई नया नहीं है, पहले हमेशा से ही चला आ रहा है। गरीब गरीब होता गया है, अमीर और अमीर होता गया है। अब बीच में एक मिडिल क्लास का ज़रूर नया स्टेज आया है, तो उस समय भी एक नया मिडिल क्लास उदय हुआ। अब ये मिडिल क्लास के उदय होने का मेजर रीज़न था ट्रेडिंग। उस समय समुद्र व्यापार जो था बहुत तेज़ी में था और ऊनी और रेशमी कपड़े भी वहाँ पर प्रोड्यूस होते थे। इन कपड़ों के बिक्री जो होती थी, या तो ये एक्सपोर्ट करते थे या फिर फ्रांस में ही जो बड़े लोग थे, जो रईस लोग थे, उनको परचेस करने लगते थे। और उसी की वजह से जो मिडिल क्लास थी उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे होने लगे और वो पढ़ाई में ध्यान देने लगे। अब आप ही देख लीजिए, अगर आपके पेरेंट्स के पास पैसे हैं तभी आपको पढ़ने के लिए अलाउ किया जाता है। उसी तरीके से वहाँ के लोग भी धीमे धीमे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो पढ़ने लगे और उनका मानना था कि किसी को भी पैदाइशी अधिकार नहीं होना चाहिए रूल करने का। तो ये धीमे धीमे उनके दिमाग में ये बातें आने लगी। ये सब बहुत बड़े फिलासफर्स जॉन लोके, जीन रॉके, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने अपने किताबों में मेंशन किया है। तो रूसो ने अपनी किताब द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बताया है। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ में बताया है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जो गवर्नमेंट्स के पावर थे वो 3 जगह डिवाइडेड थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये हमारे यहाँ भी करंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही सिस्टम चल रहा है। तो ये जो यूएसए में जब उस समय ब्रिटेन से उनकी 13 कॉलोनियाँ आज़ाद हुई थी, तो वहाँ का जो गवर्नमेंट का फॉर्म था वो यही था। गवर्नमेंट का जो पावर था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइडेड था। अब इन्हीं बातों को जो लेकर मिडिल क्लास थे वो चर्चा करने लगे। कभी कॉफ़ी पे मिलते, कहीं कोई पार्टीज़ में मिलते या फिर कहीं भी मिलते, तो इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा होता कि आखिर में हमारे यहाँ ऐसा गवर्नमेंट क्यों नहीं है।
और इसी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। अब वहाँ उधर राजा को प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि वो एक्सपैंड करते थे और उनको दिक्कत होने लगा अपने मिलिट्री को संभालने के लिए, और लास्ट में वो सोचते हैं कि अब मैं टैक्सेस बढ़ाऊँगा। भाई टैक्सेस बढ़ाना चाहिए अब, लेकिन अब ऐसे डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना पॉसिबल नहीं था। उसके लिए भी एक रूल था जो कि एक सभा बुलानी पड़ती थी और उस सभा में तीनों सोशल क्लासेस अवेलेबल होते थे, नोबिलिटी, क्लर्जी और कॉमनर्स, और सबको वोट देने पड़ते थे। उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता था, राइट। लेकिन ऐसी सभा बहुत लंबे समय से कोई बुलाई ही नहीं गई थी। लास्ट टाइम 1614 में ऐसी सभा बुलाई गई थी, यहाँ तक कि लोग भूल चुके थे कि ऐसी कोई सभा भी होती है। तो फाइनली 5 मई 1789 को लुई 16 ने ऐसी सभा बुलाई और वहाँ पर नए टैक्स प्रपोज करना चाहते थे वो। इस सभा में कॉमनर्स, 600 कॉमनर्स, 300 क्लर्जी और 300 नोबिलिटी अवेलेबल थे। तो ये जो 600 कॉमनर्स थे ये सारे कॉमनर्स नहीं थे। हमने देखा 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन कॉमनर्स की थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 600 लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, वहाँ के अच्छे वर्ग के लोग थे, वो सारे कॉमनर्स को रिप्रेजेंट करने हुए यहाँ पर आए हुए थे। साथ में इनके 40,000 लेटर्स ये ले आए थे, जिसमें कॉमनर्स की फरियादें थी, उनकी प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ उसमें मेंशन था। तो यहाँ पर सेशन शुरू होता है और राजा जो नॉर्मल वहाँ का जो नियम था कि हर स्टेट को एक वोट देने का अधिकार है। जैसे क्लर्जी है तो सारे क्लर्जी मिलकर एक वोट देंगे, नोबिलिटी है वो भी सारे मिलकर एक वोट देंगे, और कॉमनर्स को भी एक वोट देने का अधिकार था। लेकिन यहाँ पर कॉमनर्स ने नहीं माना। उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और हम सिर्फ एक वोट देके किसी भी डिसीजन को नहीं मान सकते हैं। और यहाँ पर ये इनके अगेंस्ट चले गए और ये सभा वहाँ पर रद्द करनी पड़ी। पूरी तरीके से सभा नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर कॉमनर्स पूरी तरीके से अगेंस्ट में आ गए। और जून 5 को टेनिस कोर्ट पे ये सब इकट्ठा होते हैं। वर्सेलिस टेनिस कोर्ट का नाम था। यहाँ पर कॉमनर्स इकट्ठा होते हैं और कहते हैं हमें अब संघर्ष करना पड़ेगा, अब हमें आज़ादी चाहिए इस मोनार्की की। उस समय ठंडियाँ बहुत थीं, फसल ख़राब हो रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो 14 जुलाई 1789 बहुत ही एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। पेरिस में पूरा आतंक का माहौल था। वहाँ के जो सम्राट थे किंग लुइस ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया और यहाँ तक कि ये भी अफवाह थी कि नागरिकों पर गोली चलाने जाएगी। और वहाँ पर भीड़ जो है पागल हो गई, भीड़ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और सब मिलकर वहाँ पर एक बैसिले नाम का किला था, वहाँ के जेल को तोड़ डाले उन्होंने। और जेल तोड़कर वहाँ पे जो भी गोला बारूद थे, बंदूक थे, सब वहाँ से हथियार लिए। और पैरेलल में महंगाई तो चली हुई थी क्योंकि टैक्सेस तो ऑलरेडी लोग दे ही रहे थे, और इसी गर्मा गर्मी में पूरी तरीके से विद्रोह उठा और यहाँ से फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। धीमे धीमे ये बातें आगे बढ़ रही थीं। अंत में किंग लुइस को आम जनता की बातें माननी पड़ी और एक नेशनल असेंबली का गठन हुआ। कब गठन हुआ? 4 अगस्त 1789 को असेंबली में पास हुआ। और जो फ्यूडल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, फ्यूडल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो अभी मैंने बताया मोनार्की, वही सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। तो वहाँ पर ये सभा पास होती है, नेशनल असेंबली बनती है और लोग वहाँ पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉर्म होनी थी जिसमें लोग अपने अधिकार मांग सकते थे। ठीक है, अब वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। असेंबली बनने के बाद भी इलेक्शंस होंगे ना। जैसे यहाँ पर अब बीजेपी गवर्नमेंट है, कभी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो ऐसा है नहीं कि ये ऐसे ही बन गए, इनके लिए पूरी अच्छे तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करा गया। तो वहाँ पर नेशनल असेंबली फॉर्म होने के बाद अब भाई कौन मैनेज करेगा, कौन किस पोजीशन पर रहेगा, उसके लिए भी ये असेंबली होने लगी। और इस असेंबली का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो मोनार्की पावर्स को लिमिट करना था। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं था कि सबको वोटिंग देने का अधिकार था। सिर्फ ऐसे आदमी, यहाँ पर देखिए मेंस थे, विमेंस नहीं, ऐसे आदमी जिनका एज 25 से ज़्यादा हो और जो लोग टैक्स देते हों अपने 3 दिन की मजदूरी के बराबर। यानी कि महीने में अगर वो मान लीजिए 9,000 कमा रहे हों तो इनको 900 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। या फिर ऐसे लोग जो 900 टैक्स देते हों और 25 साल से ज़्यादा हों, ऐसे पुरुष, उन्हीं को सिर्फ अधिकार था इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, राइट। अब आगे चलकर क्या होता है, फ्रांस मोनार्की को पूरी तरीके से ख़त्म करके रिपब्लिक बन जाता है। अब इस रिपब्लिक में बनने के पीछे की कहानी क्या है? लुइस 16 ऑल्दो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिया, लेकिन फिर भी वो प्रशिया के राजा के साथ और अगल बगल के राजाओं थे उनके साथ वो बातचीत लगातार करते रहते थे कि भाई ऐसे कैसे चलेगा। और इवन जो यूरोप के अगल बगल के राजा थे वो भी परेशान थे, अगर फ्रांस में ऐसी क्रांति हुई तो हो सकता है हमारे देश में भी ये हमें सामना करना पड़ सकता है। और उसी समय ये 1789 की गर्मियाँ चल रही थी, जुलाई का मौसम था, मैंने देखा जुलाई में ही ये स्टार्ट हुआ। उससे पहले बाकी सब देश के लोग कुछ करते हैं। नेशनल असेंबली यहाँ पर वोटिंग हुआ और 1792 में उन्होंने प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में युद्ध छेड़ दिया। कुछ हो पाता उससे पहले ही इन्होंने युद्ध छेड़ दिया और लगातार वहाँ की जो आम जनता थी वो सब आर्मी में गए और यहाँ पर उनसे युद्ध लड़े ताकि यहाँ पर जो हमें अभी रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिला है वो वापस से मोनार्की ना बन जाए। तो ये यहाँ पर कहानी थी। अब आगे चलकर एक टेरर का रेन आता है, बहुत ही आतंक का माहौल वहाँ पर बनता है।
जनवरी 1793, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। वहाँ पर किंग लुइस 16 को एग्जीक्यूट यानी कि ख़त्म कर दिया जाता था, फांसी लटका दिया। वहाँ का एक तरीका था खैर मारने का, उस तरीके से इनको सज़ा दी जाती है क्योंकि माना गया कि इन्होंने आम जनता को बहुत परेशान किया है। आगे चलकर उनकी वाइफ को भी इसी फेट का सामना करना पड़ा। 1793 में यूरोप जो होते हैं अपने रैलीज़ को फ्रेंच में भेज देते हैं कि भाई जाओ फ्रेंच में, ये इतना बवाल हो रहा है, इनको ख़त्म करो। लेकिन फ्रेंच वाले कहाँ मानने वाले थे, यहाँ की आम जनता पहले से ही पागल हुई पड़ी थी और वो उनसे युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। और वहाँ पर बहुत सारा युद्ध होता है और छोटे छोटे संघर्ष पूरे फ्रांस में ये लगातार चलता रहता है। और उसी समय नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन 1799 से लेकर 1815, हमने अभी देखा 1793 तक ये सब कुछ हो रहा है। ये संघर्ष लगातार चलता रहता है। सारी यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रांस पे हमला करते हैं, फ्रांस से जीतना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहाँ की रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हट जाए। लेकिन नेपोलियन 1799 से 1850 तक राज करते हैं, पूरा डोमिनेट करते हैं फ्रांस और यूरोप पे। अब उन्होंने अपने इस दौरान बहुत सारे एम्पायर्स बिल्ड किए, लॉस किए और पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया उन्होंने फैलाने में मदद की। ठीक है, अब उनका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में रोल है बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहा है। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही वो पावर में आ सके। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन ना हुआ होता तो बहुत ही कम चांसेस थे कि नेपोलियन बोनापार्ट जैसे कोई महानायक या फिर जनरल, जो ग्रेट जनरल कहे जाते हैं इतिहास में, वो आ सके होते हैं। और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही उनका जन्म होता है और वो पावर में आते हैं। ठीक है, अब उनकी बात करें उनकी अर्ली लाइफ की तो 1769 में उनका जन्म हुआ था कॉर्सिका, जो कि फ्रांस का एक हिस्सा था। हिस्सा क्या था, फ्रांस के अंडर में था। इनके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्टे, जो कि एक लॉयर थे, और इनकी माता का नाम था लेटिजिया रोमालियो। अब ये लॉयर थे, मतलब कि थोड़े बहुत ठीक ठाक, फाइनेंशियली ठीक ठाक थे, लेकिन बहुत अमीर नहीं थे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे बहुत ही इंटेलिजेंट थे और उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल कर ली बहुत ही अच्छे स्कूल के। अपनी इनिशियल पढ़ाई के बाद नेपोलियन बोनापार्टे मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर उनको बहुत बुली किया जाता है क्योंकि उनको जो फ्रेंच का एक्सेंट था थोड़ा अजीब सा था और साथ में इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि वो पढ़ने में बहुत सही थे, धीमे धीमे मैनेज करके वो आगे बढ़ते रहें और 1792 में वो फ्रेंच आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होते हैं। 2 साल में वो कैप्टन बन जाते हैं और फिर आगे चलकर उनको ब्रिगेडियर जनरल भी बनाया जाता है सिर्फ 24 साल की उम्र में। और आगे चलकर 1796 में वो कमांडर बना दिए जाते हैं फ्रेंच आर्मी की और वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। और फिर 1997 में वो फ्रांस वापस आते हैं और वहाँ पर आते ही उनको ब्रिटेन पर अटैक करने का ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे बहुत समझदार थे, बहुत पढ़े लिखे थे, उनको पता था कि हमारी आर्मी इतनी केपेबल नहीं है कि हम ब्रिटेन को इन्वेड कर सकें या ब्रिटेन से युद्ध लड़ सकें, क्योंकि ब्रिटेन के जो सैन्य बल थे बहुत ही मजबूत थे और पूरे दुनिया में लगभग ब्रिटेन राज कर रहा था उस समय। हर जगह उनकी कॉलोनीज़ कहीं ना कहीं बनी हुई थी। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने प्लान बनाया कि हम ब्रिटेन पर डायरेक्ट अटैक ना कर सबसे पहले इजिप्ट जीतेंगे। अब इजिप्ट के रास्ते में इंडिया पड़ता था, जो कि उस समय ब्रिटिश का वेल्थ का मेन सोर्स हुआ करता था। तो यहाँ पर इजिप्ट जीतने का उनका प्लान था, लेकिन वो इजिप्ट को जीतने में भी सक्सेसफुल नहीं रहते हैं और उनको फ्रांस वापस आना पड़ता है। अब वापस आने के बाद 1799 में क्या होता है, वो यहाँ के तख्ता पलट में साथ देते हैं। कूप मतलब तख्ता पलट में सांस देते हैं और वहाँ के गवर्नमेंट को हटाकर खुद गवर्नमेंट में जाते हैं और 1804 में अपने आप को एम्परर घोषित कर लेते हैं। एम्परर का क्राउन खुद पहन लेते हैं, वहाँ पर राज करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट यहाँ पर याद आता है ल्यूसेनिया परचेस का। तो नेपोलियन यूएसए का बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है और नेपोलियन को अपनी आर्मी चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और ल्यूसेनिया जो है, इसका भी एक अहम इतिहास रहा है। ये 1682 में फ्रांस के कंट्रोल में आया, फिर 1763 में स्पेन के पास चला गया और 1800 में फिर से फ्रांस ने इसको जीत लिया। जीतने के बाद नेपोलियन यहाँ पर $15 मिलियन में इसको बेच देते हैं। किसको? यूएसए को बेच देते हैं और इनके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, $15 मिलियन पैसे आ जाते हैं, जिसके हेल्प से ये अपने आर्मी को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं ताकि हम आगे चलकर दूसरे देशों पे कब्जा जमाने लगें। राइट। अब इनकी पॉलिसीज़ जो थी बिल्कुल अलग थी। थोड़े नए पॉलिसीज़ इन्होंने लाया जिसकी मदद से ये बहुत लंबे समय तक शासन में रह पाएँ और नए नए टेरिटरीज़ को कब्जा कर पाएँ। तो इनका पहला पॉलिसी था पीस विद चर्चेस। पीस विद चर्चेस, यहाँ जानते थे कि जो फ्रेंच के मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कैथोलिक हैं, तो चर्चेस से अगर अगेंस्ट में हम आते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए चर्चेस के साथ जहाँ पर वहाँ पर कंबाइन ही हुए, वहाँ से बातचीत हुआ और लोगों को अपने अंडर में लिया। अगला इंपॉर्टेंट जो इनकी पॉलिसी है न्यू ब्यूरोक्रेसी।
तो इन्होंने ही एक नया ब्यूरोक्रेसी सिस्टम वहाँ पर डेवलप किया, हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप किया ताकि चीज़ों को ईजिली कंट्रोल किया जा सके। अगला इनका इंपॉर्टेंट पॉलिसी है कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो उस समय फ्रांस में लगभग 300 से ज़्यादा लीगल सिस्टम थे जिनको ये एक यूनाइट करके एक लीगल सिस्टम के अंदर लाया, जिसके हेल्प से जो आम जनता थे उनको बहुत बेनिफिट मिला। अगला है प्रिजर्वर ऑफ रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनको इन्होंने प्रिजर्व किया और आगे तक रखा, जैसे कि डेमोक्रेसी, वहाँ पर रिपब्लिक बना था, मोनार्की को हटा के रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना था। तो उन चीज़ों को इन्होंने प्रिजर्व किया और नेशनलिज्म को पूरे यूरोप में स्प्रेड करने में इनकी अहम भूमिका रही है, राइट। अब हम बात करें नेपोलियन का एम्पायर। अब नेपोलियन का एम्पायर पे यहाँ पे देखिए कितना बड़ा एम्पायर था, बहुत छोटा एम्पायर नहीं था। यहाँ पर फ्रांस देखिए, फ्रांस तो सिर्फ इतना सा है, लेकिन इन्होंने कब्जा कितने देशों पे किया वो देखिए। जो एम्पायर ऑफ फ्रांस था इस कदर में डिनोट किया गया, तो जहाँ जहाँ ये कदर है समझ लीजिए पूरा वो पूरी तरीके से फ्रांस का एम्पायर है। उसके बाद ऐसे स्टेट जो कि इनके अंडर में हो, जैसे ये ग्रैंड रूसिया ऑफ वार्शा, किंगडम ऑफ इटली, किंगडम ऑफ स्पेन, ये सब नेपोलियन के अंडर में आ चुके थे। स्टेट अलाइड विथ नेपोलियन, तो ऐसे जो इनके साथ देते थे जैसे कि ऑस्ट्रियन एम्पायर, किंगडम ऑफ प्रशिया, किंगडम ऑफ नॉर्वे एंड डेनमार्क, ये सब यहाँ पर फ्रांस के साथ में थे। और कुछ स्टेट ऐसे थे जो अभी भी इनके अगेंस्ट में थे। वो कौन थे? ब्रिटेन। अब जैसा कि मैंने बताया, ये ब्रिटेन पर भी कब्जा करना चाहते थे लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब आगे बढ़ते हैं ब्रिटिश रेजिस्टेंस की। जैसा कि मैंने बताया, नेपोलियन ऑलवेज वांटेड टू कंक्वायर ब्रिटेन, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। अब डायरेक्ट सक्सेसफुल होने का ना कारण ये रहा कि उनकी ब्रिटेन की जो मिलिट्री पावर थी या फिर जो नेवी पावर थी, नेवी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी ब्रिटेन की। और जो रास्ता था, आप यहाँ देख सकते हैं, फ्रांस से ब्रिटेन जाने के लिए रास्ता जो समुद्री रास्ता ही है। अब यहाँ पर ब्रिटेन को यहाँ से वहाँ पहुँचने में बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि समुद्री रास्तों से यूनाइटेड किंगडम का बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोग थे यहाँ पर नेवल में। तो अब नेपोलियन ने सोचा कि हम दूसरे तरीके से इनको हराएंगे, और यहाँ पर इनके जो ट्रेडिंग सिस्टम पे ये अफेक्ट करना चाहते थे, लेकिन ट्रेडिंग सिस्टम पे भी ये नाकाम रहे, यहाँ पर भी ये बहुत कुछ नहीं कर पाए। अब यहाँ से नेपोलियन का फॉल शुरू होता है। कब से? जब ये रशिया के अगेंस्ट में और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में बैटल हार जाते हैं, और वाटरलू का भी बैटल हारते हैं। ये 1812 में शुरू होता है, जब ये रशिया को इन्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो रशिया में ये लगभग 6 लाख आर्मी के साथ घुस जाते हैं। रशियन इतने चालाक, उन्होंने युद्ध लड़ने से ही मना कर दिया। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो क्या करते थे, रशिया एक बहुत बड़ा देश है और ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो रशियन जो आर्मी थी वो क्या करती थी, जैसे जैसे फ्रेंच वाले ये नेपोलियन आगे बढ़ते थे, रशियन पीछे हटते जाते और अपने गांव को पूरा जला देते थे, ताकि वहाँ के जो रॉ मटेरियल है, वहाँ के जो अनाज है, सब खत्म हो जाए। इस स्ट्रैटेजी से वो बहुत ज़्यादा अंदर पीछे तक चले गए। इवन अपने कैपिटल, जो भी कैपिटल है रशिया का, मॉस्को, वहाँ पर भी तबाही मची। वहाँ पर पूरे गाँव के गाँव जला दिए गए, और नेपोलियन की जो सेना थी 6 लाख की, धीमे धीमे भूख से मरने लगी। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बहुत सारे सैनिक ठंड से ही मर गए, बहुत सारे सैनिक भूख से मर गए, और अंत में नेपोलियन को वापस आना पड़ा। वापस इनके 6 लाख में से सिर्फ 40,000 सैनिक ऐसे थे जो कि वापस आ गए। अब क्योंकि ये कमज़ोर थे, तो जो अगल बगल के जो यूरोपियन देश थे, प्रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गए, ये सब सोचे कि अब हम इन पर कब्जा जमा लेंगे, नेपोलियन के साथ युद्ध लड़ेंगे। तो जून 1815 में नेपोलियन ब्रिटिश और प्रशियन आर्मी के साथ युद्ध लड़ा, और यहाँ पर नेपोलियन हार जाते हैं। हारने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना आइलैंड में भेज दिया जाता है, और 1821 में उनका डेथ हो जाता है। लेकिन उनके डेथ तक यहाँ के जितने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थे, सबको उनका खौफ हमेशा बना रहा। और उसी समय जो पेरिस था 1814 में, वहाँ पर मोनार्की रिस्टोर हो जाती है। पहले यहाँ पर रिपब्लिक आई, फिर से दोबारा यूरोपियन कंट्रीज़ मिलकर वहाँ पर मोनार्की रिस्टोर कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन बोनापार्टे। आई होप you like the video. If you have any queries, you can always write down in the comment box. See you in next video. Till then, goodbye.